Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबके इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज का टेस्ट कुछ विशेष है, स्पेशल है। यूँ मान के चलिए कि इस टेस्ट में से रीट के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी के क्वेश्चन कम है लेकिन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे खुद के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इसलिए टेस्ट को पूरा देखें। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको कहीं और भी मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाए हैं। तो साथियों देखिए, नवीन पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन और अप्लाइड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। साइकोलॉजी के टॉप क्लास प्रश्न, बहुत ही शानदार। आपका जो रीट 2021 का लेवल है, बिल्कुल उसी लेवल के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन बनाने की पूरी कोशिश की है साथियों। तो अगर वास्तव में आप तैयारी कर रहे हो और वास्तव में अगर आपको लगता है कि साइकोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी में आप क्वेश्चन सही करना चाहते हो, तो फिर यहाँ पर 11 ही क्वेश्चन है, लेकिन 11 ही प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है मित्रों, जो कि एनसीईआरटी और आरबीएससी की ही बुक्स से बनाए गए हैं। तो शुरू करते हैं। आपका प्रथम प्रश्न आता है साथियों, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है। उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक उद्दीपक, अनुक्रिया उद्दीपक और अनुक्रिया अनुक्रिया। तो साथियों, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए मित्रों, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत आपके स्किनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा। सक्रिय या क्रियाप्रसूत जिसको कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि पहले अनुक्रिया करवाई जाती है, फिर उसके बाद पुनर्बलन दिया जाता है, मतलब उद्दीपक बाद में दिया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प सही है, अनुक्रिया उद्दीपक। देखिए, बहुत सारे नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस टेस्ट में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 साथियों, सेकंड प्रश्न है आपका, दृष्टि दोष से युक्त बालकों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। कि जो बालक जिनमें दृष्टि दोष होता है, मतलब देखने संबंधित कठिनाई या फिर जिनको साफ या फिर दिखाई नहीं देता है, उन बालकों को आकृतियों का ज्ञान कैसे देना चाहिए? मौखिक व्याख्यान द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, आयामिक आकृतियों के स्पर्श द्वारा और सांकेतिक भाषा द्वारा। तो देखिए, मौखिक व्याख्यान तो वैसे ही बहुत ही मतलब सही नहीं है। ये एक अध्यापक केंद्रित चीज़ है, इसलिए ये सही नहीं रहेगी। फिर क्षेत्र भ्रमण कराओगे उनको तो उनको तो वैसे ही कम दिखता है, तो फिर ये भी गलत हो गया। आयामिक आकृतियों के स्पर्श द्वारा, कि जिन आकृतियों का ज्ञान आप दे रहे हो उन आकृतियों को ला करके उनको बच्चे स्पर्श करते हैं, तो उनके मन में एक कि भाई हाँ ये चीज़ ऐसी दिखती होगी, एक धारणा बन जाती है साथियों। इसलिए आपका तीसरा विकल्प इसका सही रहेगा प्रश्न नंबर 2 में। कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। आपके तीसरा प्रश्न है तो तीसरा प्रश्न जो है वो थोड़ा सा आपको समझने में कठिनाई आ सकती है। आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, आप आंसर दे सकते हो। बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेज है साथियों। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के संबंध में सत्य नहीं है? चाहे आप लेवल 1 से हो, लेवल 2 से हो, समान रूप से उपयोगी टेस्ट है साथियों ये। तो बुद्धि के संबंध में सत्य कथन नहीं है। प्रथम कथन है, बुद्धि एक समुच्चय क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। दूसरा विकल्प है, बुद्धि का संबंध संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से है। तीसरा क्वेश्चन है मित्रों, बुद्धि एकीक योग्यता का परिणाम है। और चौथा क्वेश्चन है, बुद्धि से व्यक्ति विवेकशील चिंतन करता है। तो साथियों, यहाँ पर आपको सही आंसर देना है कि कौन सा कथन बुद्धि के संबंध में सत्य नहीं है। अब मित्रों देखिए, आपका प्रथम विकल्प तो क्या कहता है कि समुच्चय क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। बिल्कुल ये कथन राइट, यहाँ पर ये तो सत्य कथन है बुद्धि के संबंध में, तो आपका ये विकल्प सही नहीं होगा। फिर बुद्धि का संबंध संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से भी होता है, ये भी कथन सत्य है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा साथियों।
और बुद्धि एक योग्यता का परिणाम है। अब जो तीसरा विकल्प है और जो पहला विकल्प है ये एक दूसरे के विरोधी प्रतीत हो रहे हैं। विरोधी कैसे कि यहाँ तो बुद्धि को एक योग्यता का परिणाम बता रहा है और यहाँ बुद्धि एक समुच्चय क्षमता है, मतलब समुच्चय मतलब बहुत सारी, और यह एक मतलब एक। तो साथियों बुद्धि एक योग्यता का परिणाम नहीं होती है बल्कि बुद्धि सामूहिक योग्यता का परिणाम होती है। अतः आपका जो तीसरा कथन है ये बुद्धि के संबंध में सत्य नहीं है। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। बाकी बुद्धि से व्यक्ति विवेकशील चिंतन भी करता है। क्लियर है सभी के साथियों ये प्रश्न। अब अगला प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे। आपके चौथा प्रश्न है साथियों, निम्न में से किसे भावात्मक रोग कहा जाएगा? मनोविद्लता, उत्साह, विषाद, मनोविकृति, भ्रमाशक्ति और मानसिक मंदन। तो किसको भावात्मक रोग कहा जाएगा? आपको राइट आंसर देना है साथियों इसका। देखिए भावात्मक रोग की बात करें तो उत्साह, विषाद, मनोविकृति को ही भावात्मक रोग कहा जाएगा। ये आपके आरबीएससी की बुक से बनाया हुआ क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है इस क्वेश्चन को तो अभी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि भावात्मक रोग किसे कहा जाएगा। इनमें से उत्साह, विषाद, मनोविकृति को। ठीक है, याद रख लेना इस क्वेश्चन को भी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न नंबर 5 देखते हैं साथियों। पांचवा प्रश्न है, जब भी कभी विशेष उद्दीपक से संबंधित विचार उत्पन्न हो तो अचानक तीव्र दुश्चिंता अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाए, ऐसी स्थिति को कहा जाएगा? दुश्चिंता विकार, दुर्भीति, आतंक विकार और सामान्य चिंता भीति। तो साथियों इसको क्या कहा जाएगा? इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से हम समझने वाले हैं। आप पहले इसका राइट आंसर बताइए। मित्रों इसका राइट आंसर है आतंक विकार। क्या कहा जाएगा इसको? आतंक विकार कहा जाएगा। आतंक विकार का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कभी आपके सामने कोई विशेष उद्दीपक आता है और उससे संबंधित आपके मन में तीव्र दुश्चिंता आती है और वो उच्चतम सीमा पर पहुंच जाए तो उसको ही आतंक विकार कहेंगे। जैसे एक उदाहरण आपको बताता हूं साथियों। आप अब देखिए, आप घर जा रहे हो, कहीं से आपका घर दूर है, आप पैदल पैदल जा रहे हो, रास्ते में हो, अकेले हो, रात का टाइम है और बीच में एक बरगद का पेड़ भी आता है। अब आपको पता है कि यार इस बरगद के पेड़ के नीचे रात में, समझ जाओ आप, डरावनी कि यहाँ पर भूत वगैरह ऐसा कुछ रहता है। आपके मन में ऐसी बातें आती है पहले से। तो जब आप यहाँ से चले हो तभी आपके मन में क्या रहेगा कि यार वो बरगद का पेड़ पहुँचते ही वहाँ ऐसा नहीं हो कि मुझे भूत वगैरह और कोई ऐसी चीज़ मिल जाए। तो आप यहाँ चलते चलते यहीं से टेंशन आपके मन में यहीं से चालू हो जाती है। और जब आप यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे जाते हो और अगर आपको बाई चांस कुछ अलग चीज़ दिख जाती है, चाहे वो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको जैसे कोई चीज़ दिखती है तो आपके मन में एक बहुत ही मतलब एक तरह से चिंता उत्पन्न हो जाती है, बहुत ज़ोर से। उसको दुश्चिंता कहेंगे और व्यक्ति की कई बार इससे मौत भी हो जाती है। तो साथियों इसको ही आतंक विकार के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ये भी सभी के मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। आपके 6वां प्रश्न है, बुलिमिया एक रोग है जिससे व्यक्ति को भूख कम लगती है, प्यास अधिक लगती है, भूख अधिक लगती है और प्यास कम लगती है। साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछली रीट में आया हुआ है ये क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन इससे संबंधित ही वो क्वेश्चन था मित्रों। अब देखिए, बुलिमिया एक रोग है जिसमें व्यक्ति को भूख अधिक लगती है, मतलब यहाँ पर व्यक्ति बहुत ही अधिक खाना खाता है साथियों। तो आपका जो तृतीय विकल्प है, तीसरा विकल्प है, वो इसका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 में। ये भी आपको स्पेशल क्वेश्चन है साथियों, ये भी आपको अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना है साथियों। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। 7वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप आसानी से बता सकते हो, आपको बताना भी है इसका सही आंसर। स्वप्नों के अध्ययन के आधार पर मानसिक विकृति की पहचान किस विधि में होती है? अब क्या पूछ रहा है प्रश्न, स्वप्नों के अध्ययन के आधार पर मतलब कि जो आप स्वप्न देखते हो उन सपनों के बारे में आपसे पूछा जाता है और जो आप डॉक्टर को बताते हो, मतलब जो साइकोलॉजिस्ट होता है
उसको जो अपने सपने बताते हो उसके आधार पर वो पहचान करता है कि यार इसको ये मानसिक विकृति है। तो ऐसा कौन सी विधि में किया जाता है? व्यवहार चिकित्सा, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा और संज्ञानात्मक चिकित्सा। तो साथियों इसका सही आंसर देना है आपको। इसका सही आंसर क्या रहेगा? मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन का आप आसानी से जो आंसर है वो बता सकते हो। तो बिल्कुल साथियों इसका सेकंड विकल्प सही है। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में क्या किया जाता है? अचेतन मन के अध्ययन के आधार पर सब कुछ किया जाता है। अचेतन मन ही इसमें मुख्य माना गया है। सिगमंड फ्रायड का सभी ने नाम सुना होगा साथियों, इन्होंने ही इस विधि का प्रतिपादन किया था। अब यहाँ पर जो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा है इसमें ऐसा ही करते हैं कि व्यक्ति के जो स्वप्न होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है और फिर उसके आधार पर कि भाई इसको ये समस्या है वो बताई जाती है। तो आपका सेकंड विकल्प इसका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 में। अगला प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है, सहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षणकर्ता सक्रिय सदस्य के रूप में संलग्न होता है, दूर से प्रेक्षण करता है, अशाब्दिक व्यवहारों का संप्रेषण करता है और परामर्श देता है। तो साथियों जो सहभागी परीक्षण है, सहभागी मतलब साथ में रह कर के उसमें जो प्रेक्षण करता होता है वो सक्रिय सदस्य के रूप में संलग्न होता है। मतलब जो प्रेक्षण मतलब कि अवलोकन करने वाला, एक तरह से कि आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि दूसरों से पूछ करके पढ़ करके उस चीज़ के बारे में जान रहे हो, बल्कि सहभागी परीक्षण में अगर आप जानना चाहते हो तो जैसे मान लीजिए आपको किसी समाज का अध्ययन करना है तो आप उस समाज में रह कर के उनके जो लोग हैं उनके साथ रह कर के सब कुछ वो जो क्रिया करते हैं वो क्रिया करके आप यदि उनका प्रेक्षण करते हो तो उसको ही सहभागी प्रेक्षण कहा जाएगा। तो साथियों आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। मित्रों 9वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है? दायां गोलार्ध, लिम्बिक तंत्र, बायां गोलार्ध और लघु मस्तिष्क। तो देखिए आपका जो मस्तिष्क का जो बायां गोलार्ध है वो सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन हालांकि मैं पहले भी करा चुका हूँ साथियों आपको, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको वापिस शामिल कर लिया। बायां गोलार्ध तो देखिए सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है और जो आपके दायां गोलार्ध होता है मित्रों वो दायां गोलार्ध आपके जो नकारात्मक संवेग होते हैं, नकारात्मक संवेग उनके लिए उत्तरदायी होता है दायां, और बायां सकारात्मक के लिए। तो आपका यहाँ पर सकारात्मक पूछा है, मतलब तीसरा विकल्प सही है। मित्रों अगला प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10वां प्रश्न है, शिक्षक कक्षा में छात्रों से प्रश्न पूछते हैं कि अध्यापक है, जैसे मान लीजिए आप खुद ही अध्यापक बनोगे बहुत जल्द, तो आप बच्चों से कक्षा में प्रश्न पूछ रहे हो कि जो रानी लक्ष्मीबाई है वो महाराणा प्रताप के समान वीरांगना कैसे थी? इस समस्या के समाधान के लिए छात्र किस प्रकार की तर्कना करेंगे? तो मित्रों विकल्प है आगमनात्मक तर्कना, आलोचनात्मक तर्कना, सादृश्यवादी तर्कना और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा सादृश्यवादी तर्कना। देखिए सादृश्यवादी तर्कना में क्या किया जाता है कि तुलना की जाती है। जब भी ये तर्कना करेंगे तो किन्हीं दो चीज़ों के मध्य तुलना की जाएगी और ऐसी तर्कना को ही सादृश्यवादी तर्कना कहेंगे। तो सादृश्यवादी तर्कना में सिर्फ एक शब्द याद रखो कि जिसमें आपको लगता है कि यार इसमें तो तुलना की जा रही है, वहाँ पर 101% सादृश्यवादी तर्कना आएगी। देखिए यहाँ पर जैसे रानी लक्ष्मीबाई महाराणा प्रताप के समान वीरांगना, मतलब जैसे महाराणा प्रताप है ये लड़े थे, ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ी थी और ये मुगलों से लड़े थे। तो साथियों ऐसा ही इसमें तुलना करके छात्र प्रश्न का उत्तर दे रहा है, तर्कना दे रहा है, तो इसको ही सादृश्यवादी तर्कना कहा जाएगा। और मित्रों अंतिम प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। मैंने कहा था कि 11 ही प्रश्न है, लेकिन मजा ना आए तो कहना, गारंटीड है ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ इन चीज़ों की। वृद्धि व विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में संभव नहीं है। वृद्धि का तात्पर्य व्यक्ति के शारीरिक पक्ष में परिवर्तन से है।
विकास व्यक्ति के कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है, वृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष को दर्शाती है। तो जो वृद्धि व विकास के संबंध में कथन असत्य है उसका चयन आपको करना है। साथियों, इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल आराम से सोचिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि अंतिम प्रश्न है। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो, आपकी इच्छा है। देखिए, आपका एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेट करता है, इसलिए मैं सब्सक्राइबर की बोलता हूँ, वरना आप बिल्कुल मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मित्रों मेरे। देखिए, क्वेश्चन है आपके, वृद्धि व विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका जो प्रथम कथन है ये असत्य है साथियों। कैसा असत्य है? बाकी एक बार इन तीनों की बात करूंगा कि ये सत्य है या वृद्धि व्यक्ति का संरचनात्मक पक्ष होता है। संरचनात्मक का मतलब क्या होता है? उसकी जो रचना है, उसका जो शारीरिक पक्ष है, जैसे मोटा है, छोटा है, लंबा है इत्यादि, वो संरचनात्मक पक्ष को दर्शाती है। तो ये तो सत्य कथन है। विकास व्यक्ति के कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है कि वो उसका जो विकास है उसी के आधार पर कि वो इतना कार्य कर सकता है, ये भी सत्य कथन है। और यहाँ पर क्या पूछा है? असत्य कथन। वृद्धि का तात्पर्य व्यक्ति के शारीरिक पक्ष में परिवर्तन से है। बिल्कुल, ये भी कथन क्या है? सत्य है कि व्यक्ति के जो शारीरिक पक्ष है इसमें परिवर्तन आता है, तो उसको ही अपन वृद्धि कहेंगे। जैसे पहले आप 50 किलो के थे, अब आप 55 के हो गए, 60 के हो गए, तो फिर ये क्या है? वृद्धि है साथियों। और इसका जो प्रथम कथन है साथियों, वो इसका असत्य कथन है। क्या है वो? असत्य कथन है साथियों। कैसे है? कि विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में संभव नहीं है। बिल्कुल ये कथन असत्य है। जिन लोगों में सार्थक मतलब नॉर्मल जो वृद्धि होनी चाहिए वो नहीं होती है, क्या उनमें विकास भी नहीं होता है? इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक यूट्यूब पे चैनल है छोटे मियाँ के नाम से। अब साथियों, मतलब उनकी लंबाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनमें इतना ज़्यादा टैलेंट है, इतना ज़्यादा टैलेंट है कि वो धीरे धीरे यूट्यूब पे काम कर करके कॉमेडी वगैरह चैनल है उनका कुछ ऐसा, और वो फिल्मों में काम करने लग गए हैं। तो साथियों, मतलब उनका विकास, तो उनकी वृद्धि ज़्यादा नहीं हुई लेकिन विकास बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो सार्थक वृद्धि के अभाव में विकास संभव होता है साथियों। इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है, और यही आपका सही आंसर है। तो ये आज के 11 क्वेश्चन थे। कमेंट करके जाए कैसे क्वेश्चन लगे आपको और कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ईमानदारी से ये भी बताकर जाए। अगले संडे मेगा टेस्ट होगा, तैयार रहे सभी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। लाइक शेयर करना नहीं भूलें।